हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे यहाँ पे एलडीसी एसीएम एग्ज़ाम, जो कि नायर द्वारा कंडक्ट कराया गया था ऑन द डेट 20 नवंबर 2022 को। तो इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 3 सेक्शंस हैं, जिसमें पहला टॉपिक ए है जो कि असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर से बेस्ड है, जो कि ट्रेंडिंग टॉपिक होगा। इसके अलावा जो सेक्शन बी है वह बेसिकली हमारा जीके और राजभाषा सेक्शन पर बेस्ड होगा। और टॉपिक सी जो होगा वह हमारा इस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल रूल पर बेस्ड होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम इस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल रूल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस पेपर के। उसके बाद हम राजभाषा और जीके सेक्शंस को देखेंगे, और उसके बाद देन फिर टेक्निकल सेक्शंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखें। साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग के साथ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। साथ में सुपर थैंक्स का ऑप्शन इनेबल है। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है मेरा किया हुआ काम अप्रिसिएबल है तो प्लीज़ उसमें कंट्रीब्यूट करें, और साथ में ज्वाइन बटन को प्रेस करके चैनल को ज्वाइन करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का है सेशन। सबसे पहले आते हैं हम इस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल रूल सेक्शन की तरफ। ठीक है। तो टोटल इसमें 35 क्वेश्चंस हैं। हम 35 क्वेश्चंस को पकड़ते हैं। क्या पूछ रहा है क्वेश्चंस, देखते हैं यहाँ पे। तो लिखा है, व्हाट इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर इंडियन रेलवे टू फाइनेंस इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट्स। तो अपनी पूंजीगत व्यय परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए भारतीय रेल के वित्त पोषण का स्रोत क्या नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है बेसिकली रेलवेज में जितना भी उसका डे टू डे एक्सपेंडिचर होता है, जो कि या ऑर्डनरी वर्किंग एक्सपेंसेस जितने भी इनकर्ड होते हैं रेलवेज में, चाहे वो सैलरीज हो या फिर फ्यूल्स वगैरह हो, फ्यूल के एक्सपेंसेस हो या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो। ठीक है। या कोई भी मतलब डे टू डे का मेंटेनेंस हो। ठीक है। चाहे वो रोलिंग स्टॉक या फिर लोकोमोटिव का हो, तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डालते हैं। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी एसेट्स एक्विजिशन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, या फिर कोई भी रिप्लेसमेंट करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो वर्क्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू कैपिटल फंड, डेवलपमेंट फंड और डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड और SRSF फंड। ठीक है। तो इस तरह के जो फंड्स हैं, ठीक है, तो उनके थ्रू जो होता है तो ये एक्सपेंडिचर इनकर्ड होता है। ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए जैसे हमने देखा था कि जितना भी, इसके अलावा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जनरल सुपरिंटेंडेंट्स एंड सर्विसेज भी आती हैं, जिसमें मिसलिनियस एक्सपेंडिचर्स जैसे रेलवे बोर्ड के एक्सपेंडिचर्स हो गए या ऑडिट सर्विसेज हो गए। तो ये सब एक्सपेंडिचर्स भी हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर ही लेते हैं। ठीक है। ओके। और जितनी भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्रैक्टिस होती है या फिर जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, स्टाफ वेलफेयर, स्टाफ अम्यूनिटीज़, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ठीक है, अप्रोप्रिएशन और टू फंड्स, ये सब चीज़ें जो है वह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होती हैं। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो नॉट अ सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर इंडियन रेलवे, तो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज बिल्कुल है, ग्रॉस बजटरी रिसोर्स सपोर्ट भी है, इंटरनल रिसोर्सेज ऑफ इंडियन रेलवेज भी है, और रेजिंग बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स फ्रॉम स्टॉक मार्केट्स ये नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। द मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर MSOP issued by Railway Board in 2017-18 was significant because, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो MSOP इशूड की गई है बाय रेलवे बोर्ड इन 2017 जुलाई 18 में, तो दैट वाज सिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट है क्यों? इट ब्रॉट अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन शेड्यूल ऑफ डेलीगेशन ऑफ पावर अक्रॉस जोनल रेलवेज। इट डेलीगेटेड ऑल फाइनेंशियल पावर्स वेस्टेड विद द रेलवे बोर्ड टू GMs of zonal railways. This MSOP focused on IT integration on zonal railways for the first time
and it was based upon GFR delegation of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे दैट इज इट ब्रॉट अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन शेड्यूल ऑफ डेलीगेशन ऑफ पावर अक्रॉस जोनल रेलवे। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MSOP पर मैंने और वीडियो सुनाए रखे हैं जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, तो प्लीज़ उसको गो थ्रू होइएगा। मैंने इस पर 2 वीडियो सुनाए हैं, एक MCQ फॉर्म्स में और एक अदर। पूछा है फिशिंग अटैक क्या है। ठीक है, तो सिक्योरिटी थ्रेट, वल्नरेबिलिटी, पोटेंशियल रिस्क एंड नन ऑफ द अबव। तो इट इज़ अ बेसिकली अ सिक्योरिटी थ्रेट। ठीक है, सिक्योरिटी थ्रेट, दिस इज अ फिशिंग अटैक। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, जब भी अटैकर्स जो होते हैं वो अब यूजर्स को ट्रिक करते हैं। ठीक है, कुछ गलत काम करने के लिए, जैसे कोई ऐसा लिंक आपको भेज दिया जाएगा एंड क्लिकिंग अ बैड लिंक दैट विल डाउनलोड मैलवेयर। कोई भी ऐसा गंदी साइट हो जाएगी या फिर कोई भी ऐसा लिंक हो जाएगा जिससे आप मैलवेयर या कुछ अदर एप्लीकेशंस जो हैं वो डाउनलोड करें। ठीक है, और इस तरह से जो है ऐसे अटैक्स को हम बोलेंगे फिशिंग अटैक्स। ठीक है, तो ऐसे इट में भी इन द फॉर्म ऑफ ईमेल्स हो सकता है या फिर कोई भी इमेज के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, या किसी मैसेज के फॉर्म में हो सकता है। तो देर आर लॉट ऑफ काइंड ऑफ फिशिंग अटैक्स। ठीक है, तो इट इज़ अ कॉज ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर के बारे में काफ़ी अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हैं कंप्यूटर से पूछे जा रहे हैं, डीप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो द नेटवर्क सिक्योरिटी मैकेनिज्म यूज्ड फॉर IPAS डाटा सेंटर। सो IPS डाटा सेंटर के लिए जो है तो नेटवर्क सुरक्षा तंत्र के रूप में क्या उपयोग किया जाता है यहाँ पे। सो IPS दैट इज इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, NMS नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, SIEM that is security information and event management. So all of the given options, so all of the given options is correct। तो ये सभी तीनों चीज़ें जो है वह यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा रहा है क्वेश्चन नंबर 31 कि आपका रिपेयर्स टू स्टाफ क्वार्टर इज बुक्ड टू डिमांड नंबर 11। ठीक है, तो डिमांड नंबर 11 के तहत जो है वह स्टाफ क्वार्टर्स का रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है। यह क्या सही है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ट्रू, यस। ठीक है, ठीक है, तो डिमांड नंबर 11 जो है स्टाफ वेलफेयर एंड एमिनिटीज़ है। डिमांड नंबर 12 जो है वह मिसलिनियस वर्किंग एक्सपेंसेस है। डिमांड नंबर 13 PF पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स है। ठीक है, डिमांड नंबर 14 अप्रोप्रिएशन टू फंड्स है। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्यूल शैल बी चार्ज टू। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ फ्यूल के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो यह किससे कौन से डिमांड नंबर से रिलेटेड है? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ फ्यूल की बात करें तो यह डिमांड नंबर 10 से रिलेटेड है। ठीक है, डिमांड नंबर 10 इज रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर फ्यूल। इसके अलावा डिमांड नंबर 12 की बात करें अगर, तो इट इज नथिंग बट मिसलिनियस वर्किंग एक्सपेंसेस। डिमांड नंबर 11 अभी आपसे बात करी मैंने, यह बेसिकली रिपेयर्स टू जितना भी स्टाफ वेलफेयर और एमिनिटीज़ है तो उसके लिए होता है। डिमांड नंबर 14 जो है अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स है। ठीक है, 14 के अंदर जो है फंड्स होता है, अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है 2 पैकेट टेंडरिंग सिस्टम इज अडॉप्टेड इन केस ऑफ सिंगल टेंडर, ओपन टेंडर, लिमिटेड टेंडर एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 2 पैकेट टेंडरिंग सिस्टम जो है कौन से किस प्रकार की टेंडर्स के लिए इसको अडॉप्ट किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा बेसिकली इट इज एन अडॉप्टेड फॉर एन ओपन टेंडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिनिमम नोटिस पीरियड फॉर इनवाइटिंग ओपन टेंडर्स अप टू 2 करोड़ विद द कंकरेंस ऑफ एसोसिएट फाइनेंस कैन बी रिड्यूस्ड टू। तो यहाँ पे जो NIP है, जो बेसिकली मिनिमम नोटिस पीरियड है फॉर MNP for inviting open tenders up to 2 crore with the concurrence of associate finance can be reduced to।
14 days, 28 days, 28 days, 21 days एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे 14 डेज। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, दैट इज 14 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे यहाँ पे। तो पूछा जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इंकरिंग एक्सपेंडिचर इज अकॉर्डेड एट दिस स्टेज। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इंकरिंग एक्सपेंडिचर इज अकॉर्डेड एट in abstract estimate. So abstract estimate is the right answer. Okay, इसी में एक और क्वेश्चन आता है टेक्निकल सैंक्शन। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिए आप। बेसिकली द सैंक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू द डिटेल्ड एस्टिमेट ऑफ अ वर्क इज कॉल्ड अ टेक्निकल सैंक्शन। तो जब भी क्या होता है, डिटेल्ड एस्टिमेट को जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा सैंक्शन कर दिया जाता है तो उसको हम टेक्निकल सैंक्शन बोलते हैं। ठीक है, and the authority according to technical sanctions should satisfy itself that the details of scheme as worked out are satisfactory। उसको लगना चाहिए कि हाँ, जो भी यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं वो सब सेटिस्फैक्ट्री हैं। ठीक 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 है, और जो भी मेथड इसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रपोज किया जाएगा दैट विल एडिक्वेट और सफाइस, ठीक है, टू कंप्लीट द वर्क। and the cost has been estimated from reliable data and likely to be reasonable accurate। ठीक है, तो जो भी कॉस्ट लिया गया है वो सब क्या होगी, एक्यूरेट होंगी। ओके, तो इस तरह से हमने देखा। इसके बाद अब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट, डिटेल एस्टिमेट, फिर रिवाइज एस्टिमेट आता है। ठीक है, तो रिवाइज एस्टिमेट के अंदर बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे जितना भी कुछ उसमें अगर मॉडिफिकेशन करना हुआ, ठीक है, एज सुन एज इट बिकम्स अपेरेंट दैट एक्सपेंडिचर ऑन अ वर्क और प्रोजेक्ट इज लाइकली टू एक्सीड द अमाउंट प्रोवाइडेड, देयरफॉर द डिटेल एस्टिमेटेड, और जो भी कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट है उसको रिवाइज किया जाता है। ठीक है, बाय द अथॉरिटी, है ना, और इसको बोलते हैं रिवाइज एस्टिमेट। ठीक है, और इसके बाद एक कंप्लीशन एस्टिमेट होता है। कंप्लीशन एस्टिमेट जो होता है दैट इज प्रिपेयर्ड इन supersession of a construction estimate as पर्टिकुलर, जिसमें कि कितना हमने अमाउंट सैंक्शन करा है, अमाउंट ऑफ सैंक्शन एस्टिमेट कितना है। ठीक है, एक्चुअल एस्टिमेट, एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल वर्क्स कितना हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, कमिटमेंट ऑन द डेट, एंटिसिपेटेड फर्दर आउटले कितना हुआ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो कंप्लीशन एस्टिमेट में आती हैं। मतलब आपका काम जो है वो एंड होने वाला है एक तरह से। एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड ऑन अ प्रोजेक्ट और वर्क अपॉन। ठीक है, अप्रूवल बाय एएम्स कमिटी, इंक्लूजन इन द पिंक बुक, सैंक्शन ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट फॉर द वर्क इंक्लूडेड इन द पिंक बुक, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सैंक्शन ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट फॉर द वर्क इंक्लूडेड इन पिंक बुक। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड ऑन अ प्रोजेक्ट, एक्सपेंडिचर कब इनकर्ड किया जा सकता है, जब से सैंक्शन ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट फॉर द वर्क इंक्लूडेड इन पिंक बुक। ठीक है, तो जो भी वर्क पिंक बुक में इंक्लूड हुआ है उसके लिए जो भी सैंक्शन है हो जाता है, तो उसके बाद से एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड। रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स इज विद इन द पावर ऑफ रेलवे बोर्ड, जीएम, पीएचओडी और डीआरएम। ठीक है, तो ये रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसको ये काफ़ी बर्निंग टॉपिक है। ठीक है, तो रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स की अगर बात करें दैट इज़ द पावर ऑफ रेलवे बोर्ड। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ अ कंसर्न proposes to discontinue its business from March 2018 and decides to dispose of all its assets within a period of 4 months, the balance sheet would reflects। अच्छा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई बंदा है जो मार्च 2018 से अपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू करना चाह रहा है और अपना जितना भी एसेट्स है उसको वह 4 मंथ के अंदर डिस्पोज करने की का डिसाइड करता है, तो बैलेंस शीट में क्या रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, इसके बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे। सो हिस्टोरिकल कॉस्ट, नेट रियलाइजेबल वैल्यू,
कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है, एंड कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो इस केस में जो है यह नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है तो वह रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 पे आएंगे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग और वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स एक्सेप्ट, सभी वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स हैं, केवल कौन सा वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स नहीं है? हिस्टोरिकल कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू एंड रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे दैट इज फ्यूचर वैल्यू। इसके अलावा हिस्टोरिकल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू और रियलाइजेबल वैल्यू ये क्या है? वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स हैं। तो बेसिकली फाइनेंस में अगर बात करें वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन कुछ नहीं होता है, एक एस्टिमेशन होता है, इज अ प्रोसेस ऑफ एन एस्टिमेशन, ठीक है, जिसमें हम किसी भी चीज़ की एक मॉनेटरी वर्थ जो होती है, ठीक है, उसका वैल्यूएशन कितना होगा, ठीक है, उसका मनी वैल्यू कितना होगा, उसके बारे में एक अंदाज़ा सा लगाते हैं, ठीक है। तो उसको हम वैल्यूएशन बोलते हैं। वैल्यूएशन इज एन एस्टिमेशन दैट इज स्पेशली डन बाय अ प्रोफेशनल और वैल्यूअर के द्वारा होता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का जो है तो उसका फेयर प्राइस या कॉस्ट क्या होगा, जैसे बिल्डिंग हो गया, फैक्ट्री हो गया, लैंड हो गया, कुछ भी हो गया, हर एक चीज़ का वैल्यूएशन होता है, ठीक है, जो कि काफ़ी टीडियस टास्क है, ठीक है। तो यहाँ पे कई प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जाते हैं वैल्यूएशन के लिए, ठीक है। बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेड वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स होते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है, करेंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ हिस्टोरिकल कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू, करेंट कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। तो ये 4 टाइप के वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पूछा जा रहा है, चूज द राइट ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ टॉप 3 रेलवे फ्रेट कमोडिटीज लोडेड इन मिलियन टन्स। तो ऑप्शन दिया है कोल, आयरन और सीमेंट, कोल, फर्टिलाइजर, फूड ग्रेन, कोल, फूड ग्रेन, पिग आयरन एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे टॉप 3 रेलवे फ्रेट कमोडिटीज आर कोल, आयरन ओर एंड सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कमोडिटीज लार्जली मूव्ड बाय रेलवेज ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। तो लॉकडाउन पीरियड पे क्या जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा मूव किया गया था, ठीक है। तो बेसिकली ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड जो है तो फूड ग्रेन्स को ज़्यादा मूव किया गया था, सॉल्ट को ज़्यादा मूव किया गया था, शुगर, मिल्क वैन को ज़्यादा मूव कराया गया था, जो हमारी खाने वाली सामग्रीज हैं तो उनको ज़्यादा मूव कराया गया था, ठीक है। सो इट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे डेट फ्रॉम विच आरटीआई केम इनटू फोर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कौन सी डेट से आरटीआई जो है तो इफेक्ट में आया। तो दिस इज़ नथिंग बट 12 अक्टूबर 2005। टोटल 31 सेक्शंस हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए आरटीआई में, राइट टू इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है रेलवे क्वार्टर्स कैन बी रिटेन्ड फॉर अ पीरियड ऑफ डैश डैश ऑन नॉर्मल रेंट ड्यूरिंग एलएपी नॉट एक्सीडिंग 120 डेज। अगर एलएपी जो है आपकी 120 डेज से ज़्यादा एक्सीड नहीं हुई है तो इस केस में जो आपका रेलवे क्वार्टर है आपको नॉर्मल रेंट पर कब तक रिटेन रख सकते हो आप। तो इट इज़ ऑन फॉर 4 मंथ्स, ठीक है, वी कैन रिटेन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है, व्हेन वाज द न्यू पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस। तो 1 जनवरी 2004 सबको पता है, ठीक है, दैट वाज द ब्लैक डे ऑन विच न्यू पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस्ड। सो 1 जनवरी 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटायरिंग एम्प्लॉय हैज़ टू बी कंप्लीट हाउ मेनी ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेमेंट ऑफ पेंशन। तो यहाँ पूछा जा रहा है जो भी एम्प्लॉय रिटायर होने वाले हैं, तो रिटायर अगर किसी को होना है और उसको पेंशन भी चाहिए तो उसके लिए क्वालिफाइंग सर्विस कितनी होनी चाहिए? 20 ईयर्स, 10 ईयर्स, 25 ईयर्स, 33 ईयर। तो इसका आंसर होगा यहाँ 20 ईयर्स। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। 20 ईयर्स